इसमें आज हम लोग को पढ़ना है सीवेज अ लिक्विड वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम। तो अलग अलग इसमें सोर्स दिया गया है, यानी कि टॉपिक जो हो गया आपका सीवेज जनरेटेड फ्रॉम, ये आपका टॉपिक हो गया बेसिकली सीवेज इज जनरेटेड फ्रॉम। कहाँ कहाँ से लिक्विड वेस्ट जो है ये जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देख ले, सबसे फर्स्ट आपको दिया गया है लिस्ट में, कहाँ से ये जनरेट होता है, तो होम से। और ऐसे ही आपको नेक्स्ट लिस्ट में अगर आगे देखें, सेकेंड आपको लिस्ट का दिया हुआ है इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रीज से ऐसे आप देखो, थर्ड का जो है, थर्ड लिस्ट में अगर आगे कंटिन्यू करें तो क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर से नेक्स्ट अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस। नेक्स्ट आपको हो गया हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस। और लास्ट आपको अदर सोर्स दिया हुआ है। एक एक करके अंडरस्टैंड करें। अगर तो फर्स्ट हम लोग बात करें होम का, तो होम से किस किस तरह का वेस्ट जनरेट होता है। फर्स्ट आपको फूड वेस्ट, फीसेस, डिटर्जेंट एट्सेट्रा। तो फीसेस मतलब क्या हो गया है, जो टॉयलेट वगैरह होता है उसको बोल सकते हैं। फूड वेस्ट यानी घर से, किचन से जो निकल रहा होता है वेस्ट वो, या फिर जो फूड नहीं हम लोग खाते हैं वो भी एक तरह से वेस्ट ही हो रहा होता है। डिटर्जेंट, और भी घर से कई कई तरह के जो वेस्ट है वो लिक्विड के रूप में निकल रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज़ का, तो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ आपको, जिसमें केमिकल्स, डाइस, डाइस मतलब यहाँ पे कलर की बात हो गई, और ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो एफ्लुएंट्स क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे। एंड एफ्लुएंट्स बेसिकली ऐसा सीवेज ही होगा जिसमें बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो चुके हैं, लेकिन स्टिल उसमें टॉक्सिक केमिकल्स और जर्म्स वगैरह हो सकता है, तो उसे हम लोग एफ्लुएंट्स कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से बोला, तो इसका मतलब वाटर के साथ केमिकल और टॉक्सिक जो चीज़ें हैं वो मिक्स्ड रहेगा। देखो नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर जो फार्म्स होता है वहाँ से किस किस तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं। इसमें अब एग्रीकल्चर का मतलब अगर आप इतना समझते हैं कि केवल खेती करना, तो खेती यानी कि क्रॉप उगाना, तो उतना ही एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर का एक वाइड कंसेप्ट ये होता है कि उसमें कई और, आप कह सकते हो कि स्कोप है बहुत सारी और भी चीज़ें करने का। मतलब एग्रीकल्चर एक डोमेन हो गया और इसमें छोटे छोटे सबसेट्स और कई सारे हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जो मुर्गी पालन होता है वो, फिशरीज, मछली पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एनिमल हाउसबेंड्री यानी कि जानवरों को रख करके उनका जो है सो केयर करना और उनके प्रोडक्ट्स को लेना। ऐसे कई सारे फील्ड्स हो जाते हैं एग्रीकल्चर में, तो कलेक्टिवली एक साथ एग्रीकल्चर बोला गया है। एग्रीकल्चर से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें बात किया जा रहा है एनिमल वेस्ट्स की, यानी कि यहाँ पे हम लोग जैसे काऊ डंग हो गया, गोबर जिसको कहते हैं, उससे भी देखते हो कि लोग यूज़फुल चीज़ें बना लेते हैं। काऊ डंग केक, नहीं, काऊ डंग केक नाम सुन करके आपको लगता है केक सर बनता है, नहीं, वो केक नहीं है, यह है गोईठा, ठीक है। काऊ डंग केक उसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा लगता है बहुत, नहीं आपको अट्रैक्टिव नेम लग रहा हो, बट सिंपली गोईठा ही है। उपला भी कहा जाता है उसे। और भी देखिए हार्मफुल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब फर्टिलाइजर्स मतलब खाद हुआ, ये भी पानी में जब मिक्स होगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, तो उसको क्या करेगा, टॉक्सिक बनाएगा, हार्मफुल बनाएगा। और लास्ट आपको पेस्टिसाइड्स, अब इसके बारे में लास्ट डे भी बात किए थे। पेस्ट जो होता है उसे किल करने के लिए, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट या एनिमल्स को किल करने के लिए जो केमिकल का यूज़ किया जाता है उसे पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ऐसे एक होता है रोडेंटिसाइड। तो रोडेंट्स किन को बोलते हैं, जिनके सामने वाले दांत जो होता है ना, इंसीजर, ये काफ़ी शार्प होते हैं, जैसे कि चूहा हो सकता है। तो इसी तरह से घास जो है उसको आप कह सकते हो ड्राई करने के लिए या उसको जो है सो हटाने के लिए
यूज़ किया जाता है केमिकल, इसका नाम होता है हर्बिसाइड्स। तो ऐसे बहुत, जहाँ भी CIDES साइड्स लास्ट में लगा रहे तो इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय या किल करने वाला कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है। और भी केमिकल नहीं बल्कि और भी कई चीज़ों के साथ लग जाता है वर्ड्स, तो वो मतलब मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस। हॉस्पिटल और ऑफिस से निकलने वाला जो सीवेज का सोर्स है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में बात करें तो केमिकल्स, ड्रग्स यानी दवा हो गया, इन्फेक्शियस वेस्ट्स मतलब जर्म्स रहेगा और इस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ये रहता है उसमें। अब देखो लास्ट जो है आपको अदर सोर्सेज, इसमें क्या, रेन वाटर कैरिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव वेस्ट्स। बिफोर वी स्टार्ट टू नो हाउ टू क्लीन अप वेस्ट वी शुड नो द नेचर ऑफ ईच कंटामिनेंट्स इन सीवेज। अदर सोर्सेज की बात की गई जिसमें आपको बताया जा रहा है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट्स, अब जैसे घर से देखिए निकलता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ना, तो वो भी रेडिएशंस छोड़ रहा होता है। बैटरी हो गया है ना, तो वहाँ से भी हार्मफुल केमिकल्स जो है रिलीज हो रहा होता है। तो इस तरह के जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं वो भी अगर वाटर का हिस्सा बनते हैं तो वो एक तरह से वो भी क्या कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट बना रहे हैं, उसको ख़राब बना रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ भी एक सीवेज का सोर्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं और उसके साथ साथ जो सब्सटेंसेस दैट कंटामिनेंट्स, मतलब अलग अलग तरह के इम्प्योरिटीज़ की बात की जाएगी और उस इम्प्योरिटीज़ में क्या मिक्स्ड रहता है। कंटामिनेंट्स मतलब क्या उसमें मिक्स्ड रहेगा जिस वजह से वो इम्प्योरिटी जिस तरह से बोल सकते हैं कि वो लिक्विड जो है वो वेस्ट के रूप में बन जाता है। तो नंबर 1 अगर देखें इसमें, अगर इसमें फर्स्ट से हम लोग देखिए स्टार्ट करें, देखो फर्स्ट अगर इसमें नोटिस करो तो है क्या, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। नंबर 1 अगर देखें तो फर्स्ट आपको दिया हुआ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ऑर्गेनिक वर्ड का पहले मतलब समझो, ऑर्गेनिक क्या होता है। इन जनरल समझा जाता है जो प्लांट और एनिमल से जो हमें मिलता है उन सब्सटेंस को एक साथ ऑर्गेनिक कहा जाता है। बट अब आगे साइंस डेवलप हुआ तो शुरू में ऐसा कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ होगा तो उसे ह्यूमन नहीं बना सकता है, लेकिन बाद में इस कंसेप्ट में बदलाव हुआ और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी अब ह्यूमन बना सकता है। बहुत सारे लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक सब्सटेंस अब लैब में बनाया जा सकता है। तो जबकि शुरू में जब ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लोगों को शुरुआती जब बिल्डअप हुआ, जैसे शुरू में देखो डलडा जिसको वेजिटेबल घी कहा जाता है, इसी तरह से ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे आसपास दम भरे पड़े हैं। इनफैक्ट केमिस्ट्री का एक ब्रांच तो केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए डेडिकेट किया गया है, जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें स्टडी किया जाता हो किसके बारे में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, तो क्या बोलेंगे उसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 मेनली जो है अगर देखा जाए तो 2 सबसे प्रमुख एटम्स होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन हाइड्रोजन जब एक साथ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। इससे बना हुआ जो कंपाउंड्स रहेगा उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोकार्बन नाम होगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे नाम भी होता है। चलो ये सब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बात हो गया, इसमें हम लोग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ पर ही ध्यान मतलब रखते हैं। तो फर्स्ट इसमें अगर हम देखें क्या ऑर्गेनिक आपको इम्प्योरिटीज़ में लिस्ट किया हुआ ह्यूमन फीसेस, अगेन ह्यूमन जो वेस्ट निकल रहा होता है उसकी बात करें, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, यूरिन की बात कर रहे हैं, एनिमल वेस्ट्स, यूरिन, ऑयल, पेस्टिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट्स, हर्बिसाइड्स। तो ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। कुछ नेम अगर हम लोग इसमें देख ले तो जैसे कि ऑयल का आपको नाम की बात की जा रही है, ऐसे ही अदर और हम लोग देखें तो वेजिटेबल वेस्ट जो है ये सब वेजिटेबल वेस्ट, और अदर हम लोग वेस्ट की बात करें तो जैसे हर्बिसाइड्स, तो ये जो वेस्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होता है जो वाटर में क्या होता है, मिक्स्ड होता है। इसे क्यों जान रहे हैं, अगर जानते रहेंगे तो हमें अलग करने वक्त आइडिया रहेगा कि इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट अभी भी है, इसे अलग करने के लिए हम लोग वैसा मेथड यूज़ करेंगे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वाटर में यानी कि सीवेज में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होता है अगर हम जानते रहेंगे
तो ही तो उसको अलग करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। देखो नेक्स्ट अगर इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अब इसमें क्या क्या है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में, तो इसमें देखो नाम जो है आपको नाइट्रोजन, इसी तरह से आपको फॉस्फेट दिया गया है नाम, PO4 हो सकता है, मेटल्स ये सब हो गए। अब इसमें नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, मेटल्स हो गया, अब ये इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से आता है। अब आप देखें अगर गांव में आप रहते होंगे, खेती बाड़ी थोड़ी बहुत अगर आपकी समझ होगी, तो खेतों में मुख्य रूप से जो खाद दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स दिया जाता है, तो उसमें होता है यूरिया, DAP, पोटास, है ना, और भी लोग यूज़ करते हैं जिंक, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें जो अगर हम लोग बात करें जो DAP है आपको, ठीक है, तो DAP है तो उसमें क्या फॉस्फेट की ज़्यादा मात्रा होगी। नाइट्रोजन अगर है, अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा, और आपको पोटास तो एक बोल ही दिए। तो तीन जो है ना मुख्य रूप से खेतों में जो यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट्स, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हम लोग बात करें जो तीन बहुत प्रमुख है, इसका नाम होता है N, P और K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मालूम है आप लोग को? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर मालूम है आप लोग को? अगर है तो बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। सब तो आप लोग बताए नहीं, चलिए कोई नहीं बताए, कोई बात नहीं, 7 होता है। फॉस्फोरस का 15 होता है, पढ़ने के बाद याद भी रखना होता है, अगर भूलने से नहीं काम चलेगा। और पोटेशियम की बात करें तो ये आपको 19 होता है। इसको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम अगर हम बात करें तो ये सब जो इम्प्योरिटीज़ मिलेगा वाटर में, वो इम्प्योरिटीज़ होगा इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक सिंपली ये हो गया, अगर सिंपली पूछा जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, तो आप बताओगे जो अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, वहाँ से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होता है, उन्हें हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। अब जैसे कि आप कार्बोनेट नाम सुने होंगे, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ वो। इसी तरह से आप फॉस्फेट, ठीक है, कुछ अगर नाम बोल दे कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकता है। तो ऐसे जितने सारे सब्सटेंस होंगे जो कि अर्थ क्रस्ट में मौजूद जो मटेरियल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनसे जो सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं आगे चल करके, उन्हें एक साथ क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, यानी कि वाटर में ऐसा सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक नेचर का मिक्स्ड है, तो जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और मेटल्स का आपको लिस्ट किया। और भी कई तरह के हो सकते, जैसे जितना भी दवा हुआ करता है, ड्रग्स वगैरह होता है, उसमें भी ज़्यादातर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। देखो थर्ड हम लोग बात करें जो वेस्ट का टाइप आपको पढ़ना है जो मिक्स्ड रहता है वाटर में, वो आपको न्यूट्रिएंट इम्प्योरिटीज़। थर्ड अगर आप देखो तो न्यूट्रिएंट इम्प्योरिटीज़, इसकी बात करेंगे हम लोग। न्यूट्रिएंट इम्प्योरिटीज़, अब इसमें क्या क्या है देखिए न्यूट्रिएंट इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या हो, जो बेसिकली अगर प्लांट की बात करें तो उसे खाद के रूप में देते हैं, वहाँ से ये वेस्ट चला आता है। या फिर जो फूड का हिस्सा होता है, जो ज़्यादा क्या बोल सकते हो, बड़े चंक में हिस्सा में होता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वो एक तरह से इसका हो सकता है। इसमें आपको दो नेम दिया गया है, एक आपको नाइट्रोजन का नाम है और दूसरा आपको फॉस्फोरस दिया गया है। तो ये जो है आपको न्यूट्रिएंट इम्प्योरिटीज़ के रूप में नाम दिया गया है, यानी कि ये वो वेस्ट है जो वाटर का हिस्सा बन जाता है, किससे, फूड आइटम से, या न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो रहता है प्लांट के लिए, वहाँ से सोर्स बन जाता है, मतलब वाटर के वेस्ट का हिस्सा बन जाता है। फोर्थ और लास्ट है आपको लिविंग इम्प्योरिटीज़। अगर हम लास्ट बात करें तो इसमें हो गया आपको लिविंग इम्प्योरिटीज़। लिविंग इम्प्योरिटीज़, अब इसमें क्या क्या है, लिविंग नाम से ही लग रहा है कि इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का। इसमें जो है
आप इसमें नाम देखें तो बैक्टीरिया, अदर अगर देखो बैक्टीरिया के बाद क्या, वायरस, वायरल वैसे लिखा हुआ वायरस होगा, एंड अदर माइक्रोब्स, जो अदर माइक्रोब्स हो गया वो सब इसमें आ जाएगा। इन सबको एक साथ क्या बोलेंगे, तो लिविंग इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे। तो एक साथ समअप अगर कर लें तो जो सीवेज होता है उसमें कई तरह के इम्प्योरिटीज़ मिक्स होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट एंड लिविंग इम्प्योरिटीज़ है। अब जितना कुछ बताया गया उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आस्क करते हैं, आपको आंसर करना है। ऐसे एक इम्प्योरिटी का नाम बताइए जो एक से ज़्यादा ग्रुप में फॉल करता है। मतलब ऐसा एक इम्प्योरिटी का नाम बताओ जो दो अलग अलग ग्रुप में शामिल है। अगर कोई बता सकते हो तो बताओगे। ट्राई करते हैं, कमेंट आपको अलाउ करने का, आप यहाँ पे राइट कर पाएंगे आंसर। यहाँ कर सकते हैं आंसर, भेजिए तो। आंसर आप टाइप कर सकते हैं अगर आप, बहुत देर लग रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दें आपको। करेक्ट आंसर होगा जो दो ग्रुप में फॉल कर रहा है, क्या है वो, नाइट्रोजन है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन पूछे उसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन दो अलग अलग ग्रुप में फॉल करता है। कौन कौन सा, एक ग्रुप हो गया इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और अदर जो एक ग्रुप हो गया वो हो गया आपको न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट। इस तरह से दो ग्रुप में ये, हाँ दो ग्रुप में शामिल है, इनऑर्गेनिक और दूसरा है न्यूट्रिएंट। तो ऐसा कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो हो गया ये दो अलग अलग ग्रुप में इसका नाम आप देख पा रहे हो, बट नाइट्रोजन तो कोई भी रहेगा देखिए है, बट यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप में इसका वेस्ट का नाम देखें। देखो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, इसका नाम है आपको, हाँ इस जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है नीड टू डिस्पोज ऑफ सीवेज। नीड टू डिस्पोज ऑफ, need to dispose of सीवेज। यानी कि सीवेज को जो हम डिस्पोज करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, ये अंडरस्टैंड करना है। यानी कि सीवेज का जो डिस्पोजल करना ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है भाई, ये क्वेश्चन को हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट क्या, मोस्ट ऑफ द वेस्ट वाटर outlets in home and industries are connected to the large ones in the area. This network of small drains to bigger ones ultimately forms the sewer system. It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal. अब देखो इसमें सीवर सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है कि क्या है सीवर सिस्टम। तो इसको समझते हैं इस तरह से कि छोटे छोटे सपोज करिए घर होगा, मतलब घर को हम लोग दिखा रहे हैं, और वाटर जो हो गया इस घर से क्या होगा, बाहर निकल रहा होगा इस तरह से पाइप की मदद से, इसको हम लोग आउटलेट बोल सकते हैं इसका। और ये आउटलेट जो है फिर बड़े बड़े पाइप से जुड़ेगा, ये इस तरह से बड़े बड़े पाइप से जुड़ेगा, और ये फिर आगे चल करके एक प्लांट में आएगा, इस तरह से एक प्लांट में आएगा, और फिर यहाँ से ये वाटर क्या होगा, क्लीन हो करके इसको अगेन एक ट्यूब से क्या करें हम लोग, रिवर में इसको फ्लो कर देंगे, रिवर में जो है इस वाटर को फ्लो कर देंगे।
रिवर हो गया ये। तो मतलब हाउस से क्या होता है कि अलग अलग जो घर है वहाँ से आप देखेंगे तो नालों का जो पाइप होता है या ट्यूब जैसा बोल सकते हो, छोटे छोटे आउटलेट्स बोलेंगे। आउटलेट और इनलेट मतलब क्या, समझिए इस बात को कि जैसे टैंक में मोटर से वाटर हम लोग भेजते हैं, तो उस टैंक में वाटर पहुंचा, जिस ट्यूब से पहुंचा उस ट्यूब को, टैंक में जिस ट्यूब से वाटर एंटर हुआ उसे कहेंगे उसका इनलेट। और फिर उसी टैंक से हम लोग वाटर को यूज़ भी करते हैं, तो जिस ट्यूब से समझ लो कि वो वाटर निकलेगा वो बोलेंगे उसका आउटलेट। इनलेट मतलब लाने वाला पानी, यानी ऐसा पाइप जिससे वाटर उसमें आता हो, और आउटलेट मतलब जिससे वाटर बाहर जाता हो। तो घर से जो वाटर बाहर निकलेगा, कौन सा वाटर हम बात कर रहे हैं, तो सीवर की बात कर रहे हैं, यानी जो गंदा पानी है, नाला वाला जो पानी है वो जो बाहर निकलेगा, तो घर से आउटलेट हुआ, और वहाँ से वो वाटर जो होगा वो फिर बड़े बड़े पाइप में, बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, और वहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, शहर के जो एसटीपी प्लांट होगा, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ तक पहुँचेगा। और वहाँ पर क्या होगा, तो अलग अलग तरह का जो इम्प्योरिटी पड़े हैं वो इम्प्योरिटी उस वाटर से अलग किया जाएगा, यानी जो वेस्ट होगा उन वेस्ट को उन वाटर से अलग किया जाएगा। वो वाटर क्या हो जाएगा, क्लीन। और क्लीन होने के बाद उस वाटर को किसी, आप कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडी है, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, उसमें तब दिया जा सकता है। यानी घरों से जो नाले का पानी निकलता है उसे पहले क्या होना चाहिए, अलग अलग, फिर वो ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा बनते हुए पहुंचेगा क्या, शहर के एसटीपी प्लांट यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां पर उस वाटर को अलग अलग प्रोसेस से, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अलग अलग प्रोसेस से उन वाटर को क्लीन किया जाएगा, उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जर्म्स तक को अलग किया जाएगा। तो वो वाटर हो गया अब क्लीन। अब उस वाटर को डालना होगा कहाँ पे, तो किसी भी वाटर बॉडी में दिया जा सकता है या दोबारा उपयोग भी उसको किया जा सकता है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया क्या कि ये ड्रेनेज सिस्टम या सीवर सिस्टम क्या है, इसको शायद समझ में आया होगा। नालों का जो जाल बिछा हुआ होता है पूरे शहर में, उसे एक साथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीवर सिस्टम बोल सकते हैं। और ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ तो यस टाइप करके भेजिए। अगर अंडरस्टैंड हुआ है तो टाइप करके यस लिख करके भेजिए। चलिए, शिवानी यस राइट कर रही हैं, यस। आराध्या लिख रही हैं, यस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें और भी जो पॉइंट्स है इसको हम लोग देख लेते हैं। और पॉइंट क्या है कि मेनी अ टाइम्स, ओके, many a times the drains that carry sewage get choked by polythene or plastic bags. Then sewage water starts overflowing from sewers and manholes, especially during the rainy season. So it is very important to dispose of such wastes in proper manner. देखो बताया गया कि जो पाइप से, यानी कि जो सीवर जो होता है, उस सीवर लाइन जो है या पाइप है, उससे जो वाटर आ रहा होता है, यानी कि उसमें जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज जो पानी है वो आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कई बार कि जो पॉलीथीन वगैरह मौजूद होता है, पॉलीथीन जो होगा या दूसरी तरह का और जो वेस्ट होगा, इसको क्या करेगा, चोक कर देगा, यानी कि रोक देगा उस पाइप से फ्लो होने वाले नाले के पानी को। और इसके बाद जो मैन होल होता है, मैन होल फिर क्या होता है, तो देखोगे रोड पे कई बार कि बगल में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कंक्रीट के स्लैब्स रखे हुए होते हैं। उन स्लैब्स को हटाने के बाद नाले के अंदर में कोई आदमी जा सकता है और उसकी सफाई कर सकता है। तो जो स्लैब्स होता रखा हुआ नालों के ऊपर में, जहाँ से उस नाले में ड्रेनेज सिस्टम का में जाया जा सकता है, अंदर नीचे जाया जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो मैन होल कहा जाता है। यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और उसमें वो मतलब वो जगह जहाँ से एंटर होकर के उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसी को मैन होल कहा जाता है, मैन होल कहा जाता है। तो ऐसे मैन होल्स क्यों बने होते हैं, ताकि ड्रेनेज सिस्टम में कहीं कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसको ठीक किया जा सके।
अब यहाँ पर देखिए साइंस तो समझ में आ रहा है, इसमें साथ साथ एक सोसाइटी का एक प्रॉब्लम समझिए। मैन होल के नीचे जाना और उसको ठीक करना, इसके लिए कुछ लोग उसमें जॉब करते हैं और ऐसे लोगों को मैन होल वर्कर्स कहते हैं। ये जो शहर का होता है क्लीनलीनेस, उसको ठीक रखने में मदद करते हैं ऐसे लोग। और अनफॉर्चुनेटली कई बार उन्हें बेहद डिफ़िकल्ट कंडीशन में उन्हें काम करना पड़ता है। जैसे कि अब देखो, अगर वो नाले का पानी आपके हाथों पे थोड़ी देर के लिए टच हो जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। उन्हें पूरे बॉडी पूरे नीचे उतर के उन्हें गंदे नाले में, जिसमें क्या नहीं है, मतलब टॉयलेट है, गंदा पानी है, सब कुछ जर्म्स है, उसमें उन्हें जाना पड़ता है। इन्फेक्शन होता है उन्हें। कई बार ऐसे मैनहोल वर्कर्स का डेथ भी हो जाता है। तो हमारे साफ़ सफाई आने में, हमारे शहर को साफ रखने में कई लोग अपना बलिदान तक दे रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए अगर देखा जाए, जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ होना चाहिए, यानी कि जिस सूट को पहन करके, जिन कपड़ों को पहन करके तब वो नीचे जाएंगे तो इन्फेक्शन से बच सकेंगे, कई बार वो अवेलेबल नहीं होता। जिस कारण से ऐसे लोग मजबूरन, चूँकि उन्हें अब कोई काम नहीं मिल रहा, जो काम कर रहे हैं जिससे कि उनका परिवार चल रहा है, तो उनकी रोजी रोटी उसी पर निर्भर होती है, तो मजबूरन उन्हें ऐसे काम को भी करना पड़ता है। साथ में सोसाइटी में भी कई बार उन्हें लोग जो है मतलब वेल रिस्पेक्टेड तरीके से नहीं उन्हें ट्रीट करते हैं। मतलब उन्हें कहते हैं कि गंदा उठाता है, कचरा उठाता है, इस टाइप का लोग, मतलब अनटचेबिलिटी जो ऑलरेडी बैन है भारत में, वो भी इस कारण से आगे बढ़ रहा है। तो मैन होल वर्कर्स के लिए क्या होना चाहिए कि उनका सैलरी अच्छा मिलना चाहिए और उनको प्रॉपर इक्विप्ड करके तब उन्हें देना चाहिए। साथ में उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की चीज़ें हैं, अगर इन्फेक्शन के कारण, जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि मुंबई में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पर वर्क कर रहा है, उसमें वहाँ पे कुछ लोग जो है मैन होल वर्कर्स का डेथ हुआ। तो कॉरपोरेशन ने क्या किया कि ऐसे लोग जिनका डेथ मतलब हुआ, उससे पहले उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उनको कहा गया कि तुम लोग जाओ, अपने गांव चले जाओ, यहाँ पे नहीं रहो। तो वो लोग चला गया गांव भेज दिया गया उसको, वर्क से छुट्टी दे दिया। और जब घर पहुंचा तो फिर अच्छे से इलाज नहीं हो पाया, कुछ दिनों में उसका डेथ हो गया। डेथ तो हुआ इसलिए क्योंकि मैन होल जो वर्क करने वक्त, यानी कि वो ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करने वक्त जो इन्फेक्शन हुआ, इस वजह से हुआ। लेकिन बाद में जो जिस कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहा था, वो क्लेम भी नहीं किया इस बात को कि सच में इस कारण से डेथ होगा। वो नहीं, उसको पहले से बीमार होगा इसलिए मर गया। तो मतलब कहने का मतलब कि ऐसे लोग जो कि अपने जान को बोल सकते हो क्या हथेली पर लेकर के, या फिर हम लोग समझते हैं कि केवल जो वॉरियर्स हैं वही लोग हैं जो कि हमारे बॉर्डर पे काम करते हैं। बॉर्डर पे जो लोग हैं ऑलरेडी, उन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन ऐसे कई और भी वॉरियर्स हैं जो हमारे देश को साफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ऐड कर दूँ, महात्मा गांधी का एक बहुत फेमस कोट है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें दो ऑप्शन मिले, आज़ादी और स्वच्छता, तो इस ऑप्शन में मैं पहले चुनूंगा स्वच्छता को। इट मीन्स इफ़ आई हैव अ टू ऑप्शन, ईदर आई शुड चूज़ फर्स्ट, इट मीन्स फ्रीडम और क्लीनलीनेस, सो आई शुड इट मीन्स चूज़ फर्स्ट व्हाट, क्लीनलीनेस। यानी कि स्वच्छता को आज़ादी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी गांधी जी देते थे। और स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह के अभियान भी चल रही है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो मैनहोल वर्कर्स हैं, जिनकी स्थिति अभी भी बहुत हद तक ठीक नहीं हुई है। आई होप आपको ये एक सोशल प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। तो क्या अंडरस्टैंड हुआ आप लोग को? अगर हुआ है तो यस टाइप करके बताइए। अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग यस टाइप करके बताइए कि हाँ आपको समझ में आया, आई अंडरस्टैंड। ओके, देखो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सीवेज, यानी सीवेज के क्या इसके बैड इम्पैक्ट्स होते हैं। कई तरह का बैड इम्पैक्ट्स हो सकता है, तो उसमें से कुछ एक को हम लोग इसमें देखने वाले हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सीवेज। सीवेज का क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, इसको इसमें हम लोग एड्रेस करने वाले हैं इस टॉपिक को। देखते फर्स्ट देखो क्या, वी नो दैट द सीवेज कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। Accumulation of untreated sewage cause the following harmful effects. In places
like slums, there may not be proper drainage system to dispose of the sewage. In such cases, the sewage gets collected in pits and depressions where it stagnates. Such places are breeding grounds for flies and mosquitoes that spread like malaria, dengue, etc. Also, decay of wastes present in wastewater leads to an unpleasant smell. तो इसमें अगर हम लोग एक साथ समराइज़ करके बताएं, इसमें क्या है कि कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर वाटर जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, और वाटर कलेक्ट होने के बाद अब कहाँ कहाँ कलेक्ट हो सकता है, तो जैसे डिप्रेशन से बोला गया, इसका मतलब क्या, ऐसे वर्षा जैसे होता है, रेन के बाद देखोगे तो जो आप अगर देखें मैंने छोटे छोटे जो गड्ढे जहाँ पर होगा, सड़क किनारे जो जगह मिलेगा वहाँ पर पानी कलेक्ट रहता है। और ड्रेनेज सिस्टम में भी अगर लीकेज है तो ये वाटर वहाँ पे भी क्या रहेगा, कलेक्ट होगा। तो जैसे ही वाटर कलेक्ट होगा तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो जर्म्स बहुत ज़्यादा डेवलप होगा ही, साथ साथ मॉस्क्यूटोज और फ्लाइज, मतलब यहाँ पर हम लोग बात करें कि फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोज, फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो जो है ये क्या होगा, इसका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। ब्रीडिंग ग्राउंड कौन सा जगह, जो जहाँ पे वाटर कलेक्ट हो, यानी ड्रेनेज का जो वाटर है, ड्रेनेज का जहाँ पर वाटर कलेक्ट होगा उसमें कह सकते हो कि फ्लाइज और मॉस्क्यूटो जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर वो ग्रो होने लगेगा। और मॉस्क्यूटो और फ्लाइज के कारण कई सारी बीमारी है जो कि एसोसिएटेड है, जैसे कि आप जानते होंगे मलेरिया, ये मॉस्क्यूटो के बाइट करने से होता है। और उस मॉस्क्यूटो का नाम होता है क्या, फीमेल एनोफिलीस मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलीस मॉस्क्यूटो जब बाइट करती है तो वो अपने साथ कैरी करती है एक जर्म, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। और एक तरह समझ लो म्यूचुअल रिलेशनशिप है यहाँ पर लोगों का मच्छरों के साथ। मच्छर आएगा, मॉस्क्यूटो आएगा तो क्या होगा, पहले सॉन्ग सुनाएगा अच्छे से, एकदम गाना बजाएगा सादा, पूरे सबका आनंद, म्यूजिकमय वातावरण। देन क्या करेगा, सैंपल लेगा आपका ब्लड का। अब ब्लड का जब सैंपल लेगा तो ऐसे ही नहीं लेगा, ऊपर से आपको कुछ देगा भी। अब क्या दे देगा, प्लाज्मोडियम। देन वो प्लाज्मोडियम जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें होता है फिजन। कैसा फिजन, बाइनरी नहीं, बाइनरी तो होता है आपको पैरामीशियम और अमीबा में, इसमें होता है मल्टीपल फिजन, यानी एक बार में हजारों की संख्या में ऐसे प्लाज्मोडियम की संख्या बढ़ती है। एक दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़िएगा तो उसमें एक दिया हुआ है रक्त बीज के बारे में, तो कहा जाता था कि वो जैसे ही ब्लड गिरेगा तो वहाँ से उतना रक्त बीज डेवलप हो जाएगा। वैसे ही समझो, तो एक प्लाज्मोडियम से हजारों की संख्या में प्लाज्मोडियम डेवलप होगा। कुछ ही दिनों में जो पर्सन ने ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान महादान, मच्छर को दे दिया खून, खून देना है किसको, ह्यूमन को देना है, और दे दिया किसको, मच्छर को दे दिया, मॉस्क्यूटो को दे दिया। और वो ऊपर से जो ब्लड डोनेशन के बदले मिला प्लाज्मोडियम, उससे क्या होगा, वो पर्सन कुछ ही दिनों में बीमार आपको दिखेगा, है ना, बुखार लगा रहेगा, तो मलेरिया इससे हो गया। इसी तरह से आप देखो जो एडीज मॉस्क्यूटो होता है, इसके बाइट करने से डेंगू जो है ये बीमारी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलाया जाता है, मैंने फैलता है जिस वेक्टर के कारण, वेक्टर यहाँ देखो, वेक्टर वर्ड बोले इसका मतलब हुआ, जब वेक्टर वर्ड बोलते हैं तो बायो में वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक तो फिजिक्स में भी वेक्टर होता है, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पर बायो वाला बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो वेक्टर है इसका मतलब हुआ वैसा ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेन को अपने साथ कैरी करता है, उसे बोलते हैं वेक्टर। जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो अपने साथ क्या कर रही है, कैरी कर रही है किसको, प्लाज्मोडियम को। अब प्लाज्मोडियम से होता है बीमारी मलेरिया। तो जिस वैसा ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेन को अपने साथ कैरी करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को वेक्टर कहा जाता है, या कैरियर भी कह सकते हैं। यानी ये कुछ ले करके जा रहा है, जो क्या लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस वजह से हमें होता है डिजीज़।
तो यहाँ पर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वेक्टर है जिसके वजह से सबसे अधिक बीमारी होती है, उस वेक्टर का नाम होता है क्या? आपको ऑप्शन देते हैं, चूज़ करिएगा क्या करेक्ट आंसर आप लोग चूज़ करने हैं। नंबर 1 है मॉस्क्यूटो, नंबर 2 है हाउस फ्लाइज। तो क्या आपको लगता है करेक्ट आंसर बताना है? मॉस्क्यूटो या हाउस फ्लाई, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? सबसे अधिक बीमारी फैलाने वाला जो वेक्टर है उसका क्या नाम है? आंसर यहाँ तो हम जो स्क्रीन पर है वहाँ राइट कर दिए हैं, आप लोग टाइप करके भेज सकते हैं। अगर आप आंसर जानते हैं सेंड कीजिए। हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, मिक्स्ड आंसर आप लोग का रहा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हाउस फ्लाई। घर में जो मक्खियाँ आपको मिलती हैं वो कम नहीं है, उनसे जो है सबसे अधिक बीमारी फैलता है। आप कितना भी साफ़ सफाई रखोगे वो आती रहेंगी, ठीक है, और गंदगी फैलाती रहेंगी। यहाँ तक कि जो फूड है उस पर बैठ जाए तो बीमारी फैले, कपड़े पर बैठ जाए तो, मतलब पानी जो है वो, मतलब किसी चीज़ को कंटामिनेट की और फिर वहाँ से वो आपको डिजीज स्प्रेड होना शुरू होगा। ठीक है, देख नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि जो सीवेज वाटर होता है वो अगर कलेक्ट होगा तो वहाँ से जर्म्स की संख्या बढ़ेगी, जिस वजह से लोग बीमार पड़ने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, द अनट्रीटेड सीवेज इज मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। तो देखो वेस्ट जो है, यानी वेस्ट वाटर या सीवेज की अगर बात करते हैं तो ये ग्राउंड वाटर और इसके साथ साथ सरफेस वाटर, इन दोनों को पॉल्यूट करने का एक मेजर सोर्स भी है। नाले का पानी नीचे अगर रिस करके जाएगा तो नीचे जाकर क्या होगा, पानी को भी गंदा कर देगा, ग्राउंड वाटर कर देगा। जैसा कि आपको बताया भी गया होगा कि कॉलेरा बीमारी की जो खोज हुई थी, बीमारी की खोज मतलब कोई लैब में नहीं किया गया, बल्कि इस बीमारी से पहले ऐसा समझा जाता था कि बैड एयर से ही डिजीज़ होता है। जैसे मलेरिया भी बोले थे ना, तो मैल एयर है ना, तो गंदा हवा से ही बीमारी होता है, ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन कॉलेरा वो पहला बीमारी था जिससे कि लोगों का एक सोच ही बदल गया, क्योंकि एक नए कंसेप्ट यहाँ से साइंस में आ गया जिसको बोलते हैं जर्म थ्योरी, यानी जर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बीमारी हो सकता है। और सबसे पहला जो बीमारी जो ढूंढा गया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है, इसके बारे में लोगों को पता चला, साइंटिस्ट को, वो था कॉलेरा। और वो कैसे हुआ था आपको क्लास में भी बताया गया होगा कि जो मतलब पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम था वो एक कुएं के पानी से क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया, और वहाँ से वो पब्लिक वाटर सप्लाई यानी सार्वजनिक जो रूप से पानी को पहुँचाया जाता था, ये इंग्लैंड का स्टोरी था 1925 के आसपास की बात। तो वो पानी में क्या हो रहा था, कॉलेरा का जो माइक्रोब्स था वो लोगों के घर घर तक पानी के द्वारा पहुँच रहा था, और लोगों ने उसको पिया और बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ने लगे। एक छोटे से रीजन में जब बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं तो उसे बोलते हैं क्या है, एपिडेमिक कहा जाता है। और जब ग्लोबली बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पैंडेमिक। जैसे कोविड-19 क्या था, पैंडेमिक। और अगर अपने रीजन में सपोज करिए कोई एक बीमारी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट आपको स्टेगनेंट सीवेज फ्रॉम लीकिंग सीवर पाइप्स समटाइम्स एंटर्स द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स एंड पॉल्यूट्स इट। तो अब एग्जांपल भी दिया आपको कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अगर कहीं पर लीक होता है तो वो पानी क्या हो सकता है, कई बार जो पीने वाला पानी होता है यानी साफ पानी, उसका अगर हिस्सा बन गया तो उसको भी पॉल्यूट कर देगा। नेक्स्ट आपको कंटामिनेटेड वाटर मे कॉज डिजीज लाइक कॉलेरा, डायरिया, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो कि ड्रेनेज सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो उस वजह से भी आप कह सकते हो क्या कि जो वाटर सप्लाई है हम लोग का उसका हिस्सा बन सकता है, और या ग्राउंड वाटर में गया वो अगर पिए तो भी बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट कंटेन फॉस्फेट। व्हेन waste water containing soaps and detergent is released into river and ponds, it cause algal growth. Algae consume a lot of oxygen and thus oxygen level in water decrease. The algae compete with aquatic plants and animal for oxygen and affect the aquatic life. अब इसका कंसेप्ट आपको लास्ट डे भी दिया गया था, फिर भी मैं रिपीट एक बार कर दूं कि वाटर बॉडी जो है
वाटर बॉडी उसमें अगर हिस्सा बन जाता है क्या, जस्ट सेकेंड, अगर वाटर बॉडी में सीवेज का वाटर अगर आता है, और या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि उसमें बहुत सारे सोप और डिटर्जेंट, अगर ये किसी भी स्थिति से पहुंच जाए, तालाब में मान लो कि पानी में पहुंच जाए, डिटर्जेंट ये सब पहुंच जाए, तो इन सब में जो है न्यूट्रिएंट्स अगर बात करें तो फॉस्फेट जो है वो बड़ी मात्रा में होती है। और इस वजह से जो तालाब है, तालाब के अंदर बल्कि तालाब के ऊपर अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में अलगी जो है वो ग्रो हो जाएगा, है ना। अलगी बहुत सारा ग्रो होने लगेगा, और ये अलगी क्या करेगा, धीरे धीरे करके पूरे तालाब के ऊपर छा जाएगा एकदम। अब अलगी जो है ये क्या होता है, प्लांट होता है, नहीं स्मॉल प्लांट होता है। तो ये तालाब में यानी वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगा, यानी कि जो पॉन्ड में पहले से जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ये अलगी क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। यानी अलगी जो ग्रो हो रहा है, अलगी जो ग्रो होगा, ये ऑक्सीजन को, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसे क्या करेगा, गेट कर लेगा, ले लेगा। और इस तरह से तालाब में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी जिसको DO कहा जाता है, DO मतलब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अलगी जो है बहुत सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो इस वजह से कह सकते हैं कि तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से रिड्यूस होने लगेगा, घटने लगेगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहले से तालाब में ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि फिश होंगे, दूसरे तरह के प्लांट्स होंगे, उनके ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, और इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म का डेथ होना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह से जो लिविंग पहले से तालाब में है, उनका जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसको बोलते क्या है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अलगी अचानक से ग्रो होने लगा तालाब के ऊपर, तालाब में जो मौजूद ऑक्सीजन था उसको वो क्या किया, यूज़ कर लिया। तो इस वजह से तालाब में मौजूद जो ऑक्सीजन था, यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वो घट गया, और पहले से जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे तालाब में उनका डेथ होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि हार्मफुल इफेक्ट को अगर एक साथ हम लोग समराइज़ करें तो नंबर 1 ये बताया गया आपको कि जो वेस्ट वाटर जहाँ तहाँ अगर डिस्पोज्ड होता है या कलेक्ट रहता है तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी, या मॉस्किटो, फ्लाइज ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इससे डिजीज़ जो होगा वो स्प्रेड होने लगेगा। इसी तरह से अनट्रीटेड जो वाटर है, इससे ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होता है, सरफेस वाटर पॉल्यूट होता है, सरफेस वाटर जैसे रिवर, पॉन्ड, ये पॉल्यूट हो जाता है। इसके साथ साथ जो साफ पानी है, क्लीन वाटर है, उसका अगर हिस्सा बन गया, 10 सेकेंड सर लीव कर दे रहे हैं क्लास, लाल सर बस तुरंत छोड़ दे रहे हैं क्लास, जस्ट लीव कर दे रहे हैं। तो ठीक है, आज क्लास हम लोग ओवर ही करते हैं। आप लोग को होमवर्क क्या रहेगा इसमें कि ड्राइंग जो दिया गया ना आपको सीवेज सिस्टम का, वो आप लोग अच्छे से ड्रॉ करके भेजना है व्हाट्सएप पर। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसमें मिलते हैं तो आगे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग लीव कीजिए क्लास को।